हाँ जी बच्चों, तो अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुम्हें रिजर्व्स के बारे में समझाया था। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जो कोई भी रिजर्व्स अगर पार्टनर्स ने बचा के रखे हुए हैं तो उनकी कैसे ट्रीटमेंट होनी है। दूसरी चीज़ तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में समझा दिया था। रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स हमारी हो गई थी, ठीक है जी। हमने जर्नल एंट्री सीख ली थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लिया था। उसी को ही हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि किस तरीके से ऐसा क्यों होता है कि इन तीनों चैप्टरों में जो पर्टिकुलर पार्टनर्स हैं वो रिजर्व्स को बांट लेते हैं या लॉसेस को राइट ऑफ कर देते हैं या रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है, और ये सारी चीज़ें। और ये सब हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है जी। मान लो ए एंड बी दो पार्टनर है, 3:2 है उनकी रेशो। क्या है जी? 3:2, ठीक है जी। उन्होंने 2015 में अपनी कंपनी खोली, 2020 तक उनकी कंपनी चली, 31 मार्च 2020 तक। यही दोनों पार्टनर थे। अब 2020 से आगे के लिए उनके साथ एक पार्टनर जुड़ रहा है, पार्टनर है जी सी। तो उन्होंने कहा कि उनकी फ्यूचर रेशो हो जाएगी जी 5:3:2। क्या हो जाएगी जी? 5:3:2। हम कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, हम एसेट्स खरीदते हैं। मान लो लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी। क्या खरीदी जी? मशीनरी खरीदी। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझना कि 2015 से 2020 में अगर कोई भी प्रॉफिट ए और बी ने अर्न करा है, ए और बी ने अर्न करा है, तो वो उस प्रॉफिट को या वो उस लॉस को आपस में शेयर करेंगे। सी जो पार्टनर है, ना ही उसका उस प्रॉफिट पे हक है जो उन दोनों ने इस पीरियड के बीच में कमाया है, ना ही वो लॉस बियर करेगा जो उन दोनों ने इस पीरियड के बीच में एक तरीके से बियर करा, ठीक है जी। सी का हक 2020 के आगे का है, 2020 से पहले का नहीं है, जब वो एडमिशन ले रहा है। क्या ले रहा है? जब वो एडमिशन ले रहा है। या मान लो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हो रही होती है आपस में। या मान लो ए बी सी पहली पार्टनर थे, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता। क्या हो रहा होता जी? रिटायर हो रहा होता। इस पीरियड में जो भी हुआ उस पे हक पुराने पार्टनर्स का होता है, अगर कोई प्रॉफिट है तो। अगर कोई लॉस है, क्या बोला बच्चों मैंने? अगर कोई लॉस है तो उसको बियर भी कौन करेगा? वही पुराने पार्टनर ही करेंगे अपनी पुरानी रेशो में, ठीक है जी। जो रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस बियर करेंगे, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होगा वो बियर करेंगे आपस में। तो ये चीज दिमाग में रखना। क्लियर है बच्चों? समझ में आई बात? के नहीं है? आगे देखो ध्यान से। अब बात आई लैंड की, फिर बात आई बिल्डिंग की, फिर बात आई मशीनरी की। मान लो जी लैंड की वैल्यू 2015 में थी 5 लाख, 2020 में होगी 8 लाख। लैंड की वैल्यू कितनी बढ़ गई? 3 लाख रुपए बढ़ गई। ये इन दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट है कि नहीं है? इन दोनों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इसलिए हम क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। मान लो जी बिल्डिंग की वैल्यू थी 3 लाख रुपए, अब बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 2.5 लाख रुपए। ये एक तरीके से इन दोनों का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब ये पर्टिकुलर लॉस कौन बियर करेगा? ए और बी बियर करेंगे, इसलिए हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं। मान लो मशीनरी उसकी वैल्यू थी जी 6 लाख रुपए, अब वैल्यू रहेगी मशीनरी की 5 लाख रुपए। जब रिवैल्यूएशन करा, जब नया पार्टनर आ रहा था या कोई पुराना पार्टनर जा रहा था या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रही थी, अगर उस टाइम पे वैल्यू ऑफ असेट्स को रीवैल्यू करा तो कोई असेट्स बढ़ गई, कोई असेट्स घट गई,
उस घटने बढ़ने का कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो कौन बियर करेगा? पुराने पार्टनर बियर करेंगे अपनी ओल्ड रेशो में। क्या बोला बच्चों? अपनी ओल्ड रेशो में बियर करेंगे। क्लियर है बच्चों ये वाली बात? तो पॉइंट समझने वाला क्या है कि 2020 31 मार्च 2020 से पहले का अगर कोई भी प्रॉफिट है तो वो कौन बियर करेगा? किसको मिलेगा? कौन हकदार है उसका? ए और बी हकदार है, सी हकदार नहीं है। ऐसी अगर इससे पहले का कोई भी अगर लॉस है तो उसको कौन बियर करेगा? ए और बी बियर करेगा। क्लियर है बच्चों? रीवैल्यूएशन का मेन कंसेप्ट समझ में आया? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम ये सारी चीजें पोस्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आता है। क्या आता है? चेंज इन वैल्यू। ध्यान रखना, न्यू वैल्यू या ओल्ड वैल्यू नहीं आती, चेंज इन वैल्यू आता है। क्या आता है बच्चों जी? चेंज इन वैल्यू आता है। किसमें? एसेट्स और लायबिलिटीज में अगर कोई चेंज आ रहा है तो। क्लियर है बच्चों? ये चीज समझ में आया है बात की नहीं है? एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन का मेन कंसेप्ट समझ में आया है? आगे देखो, तुम्हें बताया था इंक्रीज इन एसेट्स होगी तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। फिर तुम्हें बताया था डिक्रीज इन एसेट्स होगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स हो जाएगा। अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी होगी तो फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज हो जाएगा। लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पे बढ़ती हैं। अगर डिक्रीज इन लायबिलिटीज होगी, क्या होगी बच्चों? अगर डिक्रीज इन लायबिलिटीज होगी बच्चों तो एंट्री हो जाएगी जी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। क्या हो जाएगा बच्चों? टू रीवैल्यूएशन। क्लियर है बच्चों? अब ऐसे ही देख लो एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट रिवाइज कर रहे हैं हम। पिछले लेक्चर में तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड पे आता है बच्चे इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट्स। क्रेडिट साइड पे आता है बच्चे इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन लायबिलिटीज। क्लियर है बच्चों? कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट होगी तो वो क्रेडिट साइड पे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी तो डेबिट साइड। अब तुम्हें पता है एसेट में इंक्रीज होता है तो पार्टनर्स का क्या होता है जी? प्रॉफिट होता है। लायबिलिटी में डिक्रीज होता है तो पार्टनर का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इंक्रीज इन लायबिलिटी से पार्टनर का लॉस हुआ, डिक्रीज इन एसेट से पार्टनर का लॉस हुआ। मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा है जी डेबिट साइड से, तो क्या आ जाएगा जी? डिफरेंस अमाउंट, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या आ जाएगा जी? प्रॉफिट। और यही अगर डेबिट साइड ज्यादा हुई बच्चों क्रेडिट साइड से तो क्या आ जाएगा बच्चों जी? लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों जी? लॉस आ जाएगा। क्लियर है रिवैल्यूएशन अकाउंट? पहले भी बता चुका हूं ये चीज मैं तुम्हें।
आगे देखो, अब इसका हम एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखना। बहुत ही सिंपल केसेस ले रहा हूं, टीएस गिरेवाल के क्वेश्चन ले रहा हूं। टीएस गिरेवाल, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी आती है समझने में। पेज नंबर है बच्चों 5.32, इलस्ट्रेशन नंबर है 36। टीएस गिरेवाल की इलस्ट्रेशन नंबर 36। ध्यान से समझना कि इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में मैक्सिमम एंट्रीज सारी रिवैल्यूएशन किया और बहुत ही अच्छी एंट्रीज हैं, काफी कुछ समझ में आएगा तुम्हें। अब देखना एक मेजर डिफरेंस, इससे इस इलस्ट्रेशन को करने से पहले समझते, अगर एक पर्टिकुलर एसेट या एक पर्टिकुलर लायबिलिटी, अगर उसकी तुम्हें मार्केट वैल्यू गिवन है या उसकी तुम्हें न्यू वैल्यू गिवन है कि ये लायबिलिटी अब इस वैल्यू पे है, लाइक तुम्हें गिवन हो एट या टू, तो इसका मतलब है ये उसकी मार्केट वैल्यू है या न्यू वैल्यू है। तो तुम्हें पर्टिकुलर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू वही जो तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, मार्केट वैल्यू वही जो तुम्हें एडजस्टमेंट में गिवन है। जब भी क्वेश्चन में कह रखा होगा एट या टू, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर एसेट की या उस पर्टिकुलर लायबिलिटी की न्यू वैल्यू गिवन है। तुम्हें क्या गिवन है बच्चों? न्यू वैल्यू गिवन है। ध्यान से समझना इस चीज को। और यही अगर उसी चीज में बाय दे रखा है, क्या दे रखा है जी? बाय। तो बाय इज द चेंज इन वैल्यू, बाय इज द चेंज इन वैल्यू। और ध्यान रखना बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बनाते हैं, क्या नोट करते हैं उसमें? चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज। क्या नोट करते हैं उसमें? चेंजेस इन वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो दैट इज व्हाई वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एट या टू होगा, क्या बोला मैंने? अगर एट या टू होगा तो मैं डिफरेंस निकालूंगा, फिर रिवैल्यूएशन में पोस्ट होगा। अगर बाय गिवन होगा तो मैं डायरेक्टली पोस्ट कर सकता हूं, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज द चेंज इन वैल्यू। क्लियर है बच्चों? एट और टू और बाय में डिफरेंस समझ में आया क्लियरली? आ जाओ आगे देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 36, टीएस गिरवाल। ये नोट करना चाहते हो तो कर लो एक बार। जर्नल एंट्रीज यहां से देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं वो एक्स और वाई पार्टनर है 2:3 के। जेड को एडमिट कर रहे हैं। किसको एडमिट कर रहे हैं जी? जेड को एज अ पार्टनर। दे आर एडमिटिंग जेड एज अ पार्टनर। ठीक है जी। सबसे पहली चीज, सबसे पहली एंट्री उसकी है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज्ड बाय ₹10,000। क्वेश्चन है, क्वेश्चन साथ साथ लिखूंगा। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड डायरेक्ट गिवन है, इंक्रीज्ड बाय ₹10,000। 10,000 से वैल्यू बढ़ गई। बाय का मतलब होता है बच्चों चेंज इन वैल्यू, वो डायरेक्टली रिवैल्यूएशन में पोस्ट होता है। फर्नीचर मेरी एसेट है, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन में ये डायरेक्टली पोस्ट हो जाएगा बच्चों। 10,000, 10,000।
क्लियर है भाई, समझ में आई बात। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसी में आता है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड टू 40,000, ब्रैकेट में दे रखा है बुक वैल्यू ₹30,000। समझ में आया बच्चों बात की नहीं आई? समझने वाली क्या बात है, यहां पे दे रखी है इंक्रीज्ड टू। मैंने तुम्हें बताया था टू का मतलब क्या होता है जी, मार्केट वैल्यू होता है। क्या होता है जी, मार्केट वैल्यू होता है एट या टू का मतलब। और बुक वैल्यू कितनी है 30। तुम्हें बताया था डिफरेंस निकालना पड़ता है, डिफरेंस में 10,000 से वैल्यू बढ़ रही है तो भाई हमारी एंट्री हो जाएगी जी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 क्लियर है बच्चों। अब तीसरी एंट्री भी देख लो इसमें। तीसरी कहता है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। कितनी कहता है बच्चों, 120%। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर is brought up to 120% of the value। ठीक है जी। बुक वैल्यू दे रखी है बच्चों यहाँ पे 50,000 रुपए की। कितने की दे रखी है बच्चों बुक वैल्यू, 50,000 रुपीज। अब ब्रॉट अप टू 120% का मतलब क्या है, 20% से बढ़ गई। वैल्यू कितनी थी 50,000, अब टू का मतलब उस वैल्यू पे आ गई, तो यानी कि 20% से भी, ये तो 100% वैल्यू है उसकी। अप टू 120% का मतलब इंक्रीज्ड बाय 20% ओनली। ठीक है जी, इंक्रीज बाय 20% ओनली। तो इसका मतलब 50,000 का अगर मैं 20% निकाल दूं तो मेरा आ जाता है बच्चे जी 10,000। कितना आ जाता है बच्चे जी, 10,000। तो मेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी जी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बच्चों, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। के लिखा हूं, के का मतलब 1000 होता है, Y2K। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई तीसरी एंट्री। अब आ जाओ जी फोर्थ एंट्री की तरफ। फोर्थ एंट्री देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों फोर्थ एंट्री, बहुत ध्यान से देखना। फोर्थ एंट्री से अब अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है बच्चों, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। तो देखो ध्यान से, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। कहता है भाई स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू दे रखी है जी 18,000 रुपये। अब ये अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है कि इसकी जो बुक वैल्यू है ये 18,000 रुपये, ये ऑलरेडी अंडर है। अंडर मतलब कम इसकी कैलकुलेशन हुई है, स्टॉक हमारा ज्यादा है, स्टॉक हमारा ज्यादा है। अब ये 10% से अंडर वैल्यू हुआ है, इसका मतलब अगर मेरा स्टॉक होना था 100 रुपए का, कितना रुपए का होना था बच्चों, 100, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है जी, 90 रुपए। कितनी है जी, 90 रुपए। अगर मेरी स्टॉक की वैल्यू 100 होनी चाहिए थी, तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है जी, 90% दे रखी है।
अब ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए मैं 18,000 इंटू में 100/90 कर देता हूं भाई। ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20,000 रुपए आ गई। कई बच्चे गलती करते हैं, कई महारथी बहुत बड़ी गलती करते हैं, अंडर वैल्यू बाय 10%, 18,000 का 10% निकाल दिया, चलो जी 1800 से बढ़ गया। नो, ये अंडर वैल्यूड है, ठीक है जी, यानी कि इसमें से ऑलरेडी 10% कटा हुआ है, तो हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। अगर मान लो 20% कहता तो मैं 100/80 कर देता, 25% से अंडर वैल्यूड कहता तो मैं 100/75 कर देता। क्लियर बच्चों? क्या निकालने के लिए? ओरिजिनल वैल्यू। अब एक तरीके से देखा जाए तो स्टॉक मुझे कितना बढ़ाना है बच्चों? 2000 से। देखो ध्यान से, 20,000 की मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, 18,000 रुपए की मेरी बुक वैल्यू है, तो मेरा स्टॉक कितने से बढ़ गया जी? 2,000 रुपए से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया बच्चों? 2,000 रुपए से। एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। क्लियर है बच्चों? स्टॉक की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2,000 से बढ़ गई जी। रीवैल्यूएशन में तो हम चेंज इन वैल्यू लिखते हैं। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? धीरे धीरे 4 एंट्री हमने इसकी कर ली। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ एंट्री की तरफ। अब कहते हैं स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू दे रखी है 22,000 रुपए की। कितने की दे रखी है जी? 22,000। अब ये ओवर वैल्यूड है। क्या है बच्चों? ये 10% से ओवर वैल्यू। अगर मेरी ओरिजिनल वैल्यू 100 होनी चाहिए थी, अगर 10% से ओवर है, तो यानी कि मेरी जो बुक वैल्यू है वो कितनी है बच्चों जी? 110 है। क्या कितनी है जी? 110। बुक वैल्यू कितनी है जी? 110। अब ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए 22,000 इंटू 100/110 कर दूंगा बच्चों जी मैं। ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20,000 रुपीज। ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20,000 रुपए आ गई। अब 2,000 से वैल्यू में रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है जी? वैल्यू में रिड्यूस। एंट्री हो जाएगी जी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट। 2,000 से कम होगी वैल्यू। क्लियर है बच्चों? समझ में आई है क्लियरली? बढ़े आगे। सिक्स्थ एंट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स इज 25,000। देखो ध्यान से, द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स इज 25,000। बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू थी वो थी बच्चों 20,000 रुपए की। बैलेंस शीट की वैल्यू कितनी है? 20,000। मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों? 25,000। 5,000 से बढ़ गया, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन
5,000 5,000। समझ में आ रहा है बच्चों? 6 की 6 एंट्रीज में किसी में एट, किसी में बाय, किसी में टू, ठीक है, किसी की मार्केट वैल्यू, किसी की बुक वैल्यू, कहीं पे अंडर वैल्यूड, कहीं पे ओवर वैल्यूड। देख रहे हो ना किस तरह से टीचर मोड़ तड़ोड़ के तुम्हें क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन की एंट्रीज देगा। तो समझने की कोशिश करना इनको अच्छे से। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री देखते हैं। कहता है अगली एंट्री में, 7th एंट्री में, मशीनरी इज टेकन ओवर, मशीनरी इज टेकन ओवर बाय एक्स एट रुपीज, कितने पे ले ली? 80,000 रुपए पे ले ली उसने। भाई पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन हो रहा है, उसने कहा ये मशीनरी मुझे दे दो, 80,000 की वैल्यू पे ले ली। अब इसकी बुक वैल्यू बुक्स में कितनी थी? बुक वैल्यू थी जी 60,000। बुक वैल्यू कितनी थी भाई? 60,000 की। बुक वैल्यू कितनी थी भाई? 60,000 की। 60,000 की बुक वैल्यू 80,000 पे ले ली। मेरी मशीनरी की वैल्यू तो बढ़ी ना एक बार के लिए, बढ़ी है ना? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कंपनी को तो हुआ है, फर्म को तो हुआ है। तो सबसे पहली एंट्री तो करोगे जी मशीनरी की वैल्यू बढ़ने की। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 20,000 20,000। एक एंट्री तो इसमें बेटा ये होगी। फिर बी पार्ट में एंट्री देखो, एक्स ने मशीनरी ले ली, एक पार्टनर ने असेट लिया है, तो उसकी एंट्री करनी जरूरी है। एंट्री हो जाएगी जी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, 80,000 में लिया, 80,000 80,000। क्लियर है भाई? कुछ आई बात समझ में? पक्का? 9th पार्ट, ठीक है जी। 9th पार्ट में देखना बच्चों क्या कहता है। सॉरी 8th पार्ट चल रहा है ना, 6 के बाद 7th हुआ था, सॉरी ये 7th है। अब हम 8th करेंगे। 8th पार्ट बहुत ही बढ़िया, पहले ये नोट कर लो सारा। एट्थ पार्ट जरा अच्छे से समझने वाला है तो जरा ध्यान से समझना। 36 इलस्ट्रेशन कर रहे हैं बच्चों टीएस गिरवाल की। एट्थ पार्ट कहता है 1/3 ऑफ द मशीनरी, वन-थर्ड ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय वाई। भैया एक्स ने ली तो वाई कैसे पीछे रह जाए। एट रुपीज 30,000, क्या बोला जी? एट रुपीज 30,000। द बैलेंस ऑफ मशीनरी, बैलेंस ऑफ मशीनरी is valued at rupees 57,600। एक मशीनरी और पड़ी हुई थी, उसका 1/3 पार्ट ले लिया वाई ने, कितनी वैल्यू पे? 30,000 वैल्यू पे। और बाकी की जो बची हुई 1/3 चलेगी तो कितनी बच गई बच्चों? 2/3 बच गई। कितनी बच गई जी? 2/3 बच गई। वो कितने की ले ली उसने? 57,600 की ले ली बच्चों। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, दैट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज रुपीज 72,000। 72,000 की मशीनरी थी। देखना बच्चों इसका आंसर, वर्किंग नोट
72,000 का 1/3 तो ले लिया भाई वाई ने, कितना हुआ जी 24,000। 2/3 बच गया, 2/3 हो गया जी 48,000, यही हुआ बच्चों। अब वाई ने कितनी वैल्यू पे लिया जी, 30,000 की वैल्यू पे लिया, मशीनरी की वैल्यू 6,000 रुपए बढ़ गई, कितनी बढ़ गई थी 6,000 रुपए। वाई ने 30,000 में ले लिया, मशीनरी को एंट्री कर दूंगा जी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, 30,000 30,000 30,000 पे लिया ना बच्चों उसने, ठीक है। अब ये वैल्यू होता है, बाकी का बचा हुआ पार्ट उसने कहा 57,600 में वैल्यू होता है बच्चों। किस में वैल्यू होता है बच्चों, 57,600। यहाँ पे कितनी वैल्यू बढ़ी उसकी, 9,600 रुपए से वैल्यू बढ़ी। टोटल वैल्यू कितनी बढ़ी, 15,600 से मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई है। उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी इसी केस में, ए पार्ट ये एंट्री, बी पार्ट एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,600 15,600। कोई डाउट है तो बच्चों बताओ, ठीक है जी। पहली एंट्री वायर की ने जो मशीनरी ले ली, दूसरी एंट्री में करूंगा जो टोटल वैल्यू में उसकी इंक्रीज आया ना, 6,000 यहां बढ़े 9,600 यहां बढ़े, तो टोटल कितने बढ़े बच्चों, 15,600 रुपए। कितना बढ़ गया जी, 15,600 रुपए। क्लियर है बच्चों, 8th एंट्री 8th पार्ट समझ में आया सबको। आओ जी, अब 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट में कह रहा है आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम, out of the insurance premium which was debited to profit and loss account rupees 5,000 to be carried forward to next year। क्या बच्चों, टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि जितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा था ना बच्चों, क्या बोल रहा हूं जी, जितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा था उसमें से 5,000 रुपए अगले साल लेके जाना है। क्या बोला जी, उसमें से 5,000 रुपए नेक्स्ट ईयर लेके जाना है मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 रुपए का प्रीपेड हो गया, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया जी। क्या हो गया बच्चों जी, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बोलता हूं मैं। बढ़ गया ये एक तरीके से 5,000 रुपए से, ये मेरी असेट इंक्रीज हो गई। क्या होगी जी, मेरी असेट इंक्रीज। एंट्री हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होगी बच्चों, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 5,000 कितनी होगी बच्चों, 5,000 और 5,000। क्लियर है बच्चों, 9th पार्ट समझ में आया। आओ जी 10th पार्ट भी देखते हैं आप। ये 8th पार्ट तो नोट हो गया होगा अब तक। इसी क्वेश्चन का 10th पार्ट कहता है जी, एक्सपेंसेस ऑफ रीवैल्यूएशन, एक्सपेंसेस ऑफ revaluation
is amounted to rupees 5,000 paid by X। क्या बोला बच्चों? पेड बाय X। किसने पे करे? X एक पार्टनर ने पे करे। भैया असेट्स की रिवैल्यूएशन कर रहा है, जाके असेट्स को ले जाके रिवैल्यू करा रहा है, वैल्यूअर को बुला रहा है मान लो, तो इन सब पे खर्चा होता है। वो पार्टनरशिप फर्म को, फर्म के अकाउंट में जाना चाहिए, फर्म को पे करना चाहिए। पे किसने कर दिया जी? X ने पे कर दिया बच्चों। किसने पे कर दिया बच्चों? X ने। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू X कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। क्या हो जाएगी जी? 5,000 और 5,000। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है कुछ कुछ बात की नहीं आ रही? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू X कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। ठीक है जी। अगर मान लो X ना पे करते, फर्म ही पे करती, तो एंट्री हो जाएगी जी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। फर्म ने पे किया इफ एक्सपेंसेस वर पेड बाय फर्म, वर पेड बाय फर्म, तो एंट्री क्या हो जाती? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 5,000 5,000। के का मतलब क्या है जी? 1,000। क्लियर है बच्चों? लास्ट एंट्री देख लो, 11th एंट्री कहता है अ डेटर whose dues were rupees 8,000, whose dues were rupees 8,000 were written off। भाई उसको राइट ऑफ कर दिया था, उसको एज ए बैड डेप्ट मान लिया था। एक डेटर था, उसने 8,000 रुपए का उसका ड्यू था, दैट वाज रिटन ऑफ। रिटन ऑफ का मतलब उसे बैड डेप्ट मान लिया था। क्या मान लिया था उसे? बैड डेप्ट। थोड़ा सा शरीफ निकला। क्या बच्चों? थोड़ा सा शरीफ निकला। he paid rupees 5,000, he paid rupees 5,000 in full settlement, in full settlement। उसने कहा भैया और मैं नहीं दे पाऊंगा ये 5,000 रुपए। शरीफ क्या निकला? जाके गुंडे वुंडे भेजे होंगे, पिटवाया होगा उसको। ठीक है ना बच्चों? तो 5,000 रुपए उसने भेज दिए, तो जनरल एंट्री हो जाएगी जी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। सॉरी, मेरे पास पैसा आ रहा है बच्चों बैड डेप्ट रिकवर्ड की वजह से, तो बैड डेप्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। क्या बोला बच्चों? बैड डेप्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है बच्चों? तो a debtor whose dues rupees 8,000 were written off as bad debt। ठीक है, written off as bad debt, 5,000 paid in full settlement, bad debt recovered account debited to revaluation, bad debt recovered account debited to revaluation। एक तरीके से इसकी दो एंट्री होती है। बंदा देगा कैसे? बंदा किसके थ्रू देगा? बैंक के थ्रू देगा ना भैया, पैसा ही दिया उसने हमें। तो एक एंट्री तो हो गई इसकी बैड डेप्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। बी एंट्री हो जाती है जी बैंक अकाउंट डेबिटेड या कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेप्ट्स रिकवर। क्या हो जाएगी बच्चों? टू बैड डेप्ट्स रिकवर्ड। क्लियर हुआ बच्चों? ये रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स करी हमने, जनरल एंट्रीज करी। क्या क्या करी जी? एडजस्टमेंट्स करी, जनरल एंट्रीज करी, इलस्ट्रेशन नंबर 36 करी हमने। टीएस गिरवाल की 11 एंट्रीज थी इसमें। ठीक है जी। शुरू में हमने समझा थोड़ा सा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या, कुछ कुछ समझ में आया बच्चों?
पक्का क्लियर है? अगली वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स के साथ, कुछ और पॉइंट्स के साथ आऊँगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, ध्यान देना, ठीक है बच्चों।